अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैंने आपको परसों भी कहा कि मैं आपका फिजिक्स पोर्शन लूँगा। मैंने आपको कहा कि मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मुझे कहा गया है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। मैं जूम पे भी पढ़ा रहा था, बट वहाँ पे उन बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता था। मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए मेरी वजह से। अगर मैं कुछ पढ़ाऊँ, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं होते थे। मैंने सोचा फिर मैं वीडियो ही अपलोड करूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, पर नेटवर्क इशू भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब तक नेटवर्क इशू ना क्लियर हो जाए तब तक मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिस पे बच्चों को ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में, किस चैप्टर पे हमें फोकस करना है, किस चैप्टर से हमें बेसिक पढ़ना है और किस चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक। परसों भी एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर नीट अबाउट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चैप्टर पे फोकस करोगे जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, आप एक महीना उसी चैप्टर पे लगाओगे, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप उस चैप्टर पे फोकस लगाओगे जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, मीनस एक तीन चार क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, मीनस कि आपको उस चैप्टर से हर एक पॉइंट बेसिक से क्लियर करना है। यार इस चैप्टर के चार क्वेश्चन आते हैं, इसमें बेसिक का भी एक क्वेश्चन आएगा और टफ भी आएगा और मीडियम भी आएगा। मैंने तीनों किस्म के पॉसिबिलिटी हैं। बेसिक भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है और मीडियम भी आ सकता है। अगर आप उस चैप्टर पे फोकस करोगे, 10-20 दिन उसी चैप्टर को दोगे, मीन्स कि आपको दिमाग में रहना चाहिए नहीं इसमें जो चार क्वेश्चन हैं, चारों चारों के चारों मुझे सालों होने चाहिए कल नीट में। अगर आप उस चैप्टर पे फोकस दोगे जिसमें से एक क्वेश्चन आया आता है नीट में, फिर आप 20 दिन 30 दिन उसी चैप्टर में वेस्ट करोगे, दैट इज़ नॉट गुड। उसमें उससे आपका क्या होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है। दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा कि मैं एक बेसिक एनालिसिस करूँ इन चैप्टरों की, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर की वेटेज क्या है। सो फॉर दैट मैंने ये वीडियो बनाया। पहले ये चैप्टर अगर हम क्लास 11th की बात करेंगे, अगर हम फिजिक्स ओवरऑल फिजिक्स की बात करेंगे, पहले ही अगर हम कहेंगे कि 15 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड, आपके मेमोरी बेस्ड एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं 15 to 20 क्वेश्चन। एंड अदर जो 15 to 20 क्वेश्चन वो बेसिक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेसिक न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, बेसिक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 to 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 5 to 10 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं लॉजिकल एम्पलीट्यूड। लॉजिकल एम्पलीट्यूड मीन्स कि ग्राफ उससे पूछे जाते हैं। ग्राफ कोई दिया होगा, कहेंगे इसमें क्या है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम वी इक्वल आई आर का ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, इसका ग्राफ क्या आता है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा या यूनिफॉर्मली आएगा या कुछ और आएगा। मतलब ग्राफों से 2 या 4 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल एम्पलीट्यूड हम उसको कहते हैं कि लॉजिकल, हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। जब हमें बेसिक क्लियर हो जाए तब भी हम उस चीज़ पे, उस क्वेश्चन पे लॉजिक लगा सकते हैं। इसका ग्राफ यूनिफॉर्म आएगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, इसका ग्राफ पैराबोलिक आएगा, व्हाट ये क्वेश्चन डिजर्व क्या करता है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे कि हमसे कौन सा ग्राफ पूछता है। तभी हम कह सकते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। एंड अदर जो 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल उस पर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब इतना आपको कंसेप्ट होना चाहिए ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, मतलब कितने टॉपिक इस क्वेश्चन में मिक्स हुए हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है। उसके लिए आपको फार्मूलाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में कौन सी फार्मूला लगानी है। अगर मैं यही फार्मूला लगाऊँ, इससे बेहतर मुझे और कोई फार्मूला पता है जो इस क्वेश्चन को सूट करेगी। उससे क्या होना चाहिए कि अगर आपको ये भी पता है यार इसमें ये फार्मूला भी लगते हैं, ये फार्मूला भी लगते हैं, आपको दोनों फार्मूलों पे डाउट है, यार ये भी लगते हैं ये भी लगते हैं, और फिर उस फार्मूला से जाओगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, मतलब आपको टाइम बचाना है वहाँ पे। आप एक काम कर ला कि अगर हम कल कोई चैप्टर पढ़ेंगे
उस चैप्टर में जो भी फार्मूलाज होंगे अब उन फार्मूलाज को एक रफ पेज पे लिखा करो, एक वाइट पेज पे लिखा करो और फिर वॉल पे रखा करो, अपने कमरे के वॉल पे मतलब चिपका के रखा करो। क्योंकि जब आप उठोगे नींद से या सुबह उठोगे या कहीं जाओगे आपको उन फार्मूलाज पे नज़र पड़ा करेगी। सो फॉर दैट आप एक नज़र से एक फार्मूला को याद किया करोगे, दूसरी नज़र से दूसरी फार्मूला को याद किया करोगे। इसकी वजह से आपको बहुत फिजिक्स में ऑल अबाउट फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूलाज है फिजिक्स में। सो फॉर दैट आपको आसानी होगी इस मतलब वाइट पेपर से जो आप लगाओगे वॉल पे, घर में जो रूम होगा आपका पढ़ने का रूम होगा उस वॉल पे लगाओगे आप फार्मूलाज पेज जी। फिर आप देखोगे सुबह उठोगे फिर उन फार्मूलाज की तरफ देखोगे कौन सी फार्मूला, अगर मुझे कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने ख़त्म किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूलाज लिख के रखो पेज पे और लगाओ वॉल पे, फिर आपको उससे आसानी होगी। ठीक, अब हम चलेंगे कि जो क्लास 11th में जो चैप्टर्स है उनकी क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। मैंने आपको पहले ही कहा कि 4 मतलब वे हैं पेपर के। फर्स्ट 15 to 20 क्वेश्चन जो मेमोरी बेसिस पूछे जाते हैं, फार्मूलाज बेसिस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, और अदर 15 to 20 क्वेश्चन जो बेसिक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड अदर 5 to 10 क्वेश्चन जो लॉजिकल एम्पलीट्यूड होते हैं, मीन्स ग्राफ्स होते हैं। वहाँ पे आपको ये भी ग्राफ दिया जाएगा कि ये एडाबैट थर्मोडाइनमिक्स में एडाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आपको वो ग्राफ एनालाइज करना है अच्छे से। एंड अदर जो 15 to 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं। अगर हम फिजिक्स 11th की फिजिक्स पे नज़र डालेंगे, इन चैप्टर्स पे नज़र डालेंगे कि किस चैप्टर्स की क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चन चैप्टर में पूछे जाते हैं। पहला जो ये चैप्टर है 11th का वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसकी परसेंटेज 2% है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सेकंड चैप्टर जो है काइनेमिक्स में मोशन 1D है एंड 2D है, जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या स्ट्रेट लाइन से, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन से पूछा जाएगा, या ग्राफ्स एंड एवरीथिंग जो इस काइनेमिक्स में है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि जो इसकी परसेंटेज है, पेपर की परसेंटेज है वो है 3%, मीन्स 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, 2 या 1 डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो देखेगा कि पिछले जो पेपर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं। मीन्स कि एनालिसिस आपको करना है, पिछले पेपर्स आपको ज़रूरी देखने पड़े, ज़रूरी मीन्स पिछले 10 ईयर्स पेपर है वो एनालाइज किया करो, उनको सॉल्व किया करो। ठीक, एंड थर्ड जो है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसकी वेटेज है 3% एंड 1 या 2 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट लॉ से, रॉकेट प्रपोर्शन से, सेकंड लॉ से, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इन मोटे मोटे टॉपिकों पे आपको नज़र रखनी है। एंड जो थर्ड चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसकी वेटेज है 3%, उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड फोर्थ चैप्टर है रोटेशनल मोशन, जिसकी वेटेज है 5%, उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो सिक्स्थ चैप्टर है ग्रेविटेशनल, आपके 11th की मैं बात कर रहा हूँ, 11th में का जो सिक्स्थ चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके 2% है, उसका 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 क्वेश्चन। एंड अगर हम फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करें, बल्क प्रॉपर्टी जिनको हम कहते हैं, या थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसकी वेटेज है 3%, 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। या अगर हम बात करेंगे फिर वेटेज 11th का वेटेज जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी वेटेज है 9%, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाए। इसमें ग्राफ्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स एक अहम रोल अदा करता है, अहम रोल बहुत ज़्यादा, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। आप अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे कम ध्यान फिर केमिस्ट्री में देना, अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा फिर आपको फिजिक्स में कम ध्यान देना पड़ता है। मीनस कि आपको ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स में पढ़ोगे एक लॉजिक लगाओगे, आधे क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व होंगे, आधे क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व होंगे, मीन्स बेनिफिट है बहुत केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी। इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें ग्राफ्स भी पूछे जाए, एडियाबैटिक में हीट एनर्जी है, वर्क डन है, इसमें बहुत सारे, यह सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या आपको ध्यान रखना है मुझे किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। मीन्स कि आपको पिछले जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज जरूरी करना पड़ता है, जरूरी इंपॉर्टेंट। फिर है उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो सेकंड 9th चैप्टर है आपका वो है केटीजी, जिसकी वेटेज है 3%, में 1 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SHM एंड वीवर्स की अगर हम बात करेंगे उसकी वेटेज जो है 3%, 2 अप्रोक्सीमेटली 2 या 3%
2 या 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये रहा है आपका 11th का पोर्शन। जो मैंने कहा कि आपका 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मीन्स के थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है इसमें, या इसमें रोटेशनल मोशन है, या एसएचएम एंड वेव्स हैं, या इसमें जो काइनेमेटिक्स हैं वो भी अच्छी खासी मतलब रोल रखते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन आपको डायरेक्टली पूछा, पुलिंग से आपको पूछे क्वेश्चन जाएंगे, या रोटेशनल डायनामिक्स से, डिस्क से आपको मतलब इन क्वेश्चनों पे फोकस रखना है कि मुझे पिछले ईयर में किससे क्वेश्चन पूछा है, उससे पिछले ईयर में किससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप फिर क्लास 12 की बात करेंगे जिसमें आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसकी परसेंटेज यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन की तरफ गई है कि परसेंटेज है 9% है इसकी। क्वेश्चन जो है 4 या 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछे गए हैं आज तक। वेटेज मतलब यही सीक्वेंस रही है, यही ट्रेंड रही है आज तक कि 4 या 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे गए हैं। या अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी परसेंटेज है 8%, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए। इसमें सर्किट में भी क्वेश्चन आ सकता है। इस साल जो आया था क्वेश्चन सीधी एनसीईआरटी से आया था, ये कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आया था, सीधी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था। या मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसकी वेटेज है 5%, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। या अगर हम EMI एंड AC की बात करेंगे, वेटेज है 5% एंड 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर ये नहीं है, मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन मतलब आज तक पूछे गए हैं इसमें से। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी वेटेज है 5%, 3 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए हैं आज तक। जो ट्रेंड रही है अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। मैंने एनालाइज की पेपर्स की 5 to 10 ईयर जो पेपर्स थे मैंने उनकी एनालाइज की, आफ्टर दैट मैंने ये फॉर्मेट इन चैप्टर्स का बना लिया। एंड जो ऑप्टिक्स हैं जो अहम रोल अदा करता है 12th में, जिसकी वेटेज है 10% वेटेज है। वेटेज 10% रखना बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है 10%, जिसकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 या 6 क्वेश्चन पूछ अप्रोक्सीमेटली। इसमें वेटेज रे ऑप्टिक्स भी आएगा, वे ऑप्टिक्स दोनों में से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। या ड्यूल नेचर की बात करेंगे जिसकी वेटेज है 6%, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्यूल नेचर में अगर हम एटम्स एंड न्यूक्लियर की बात करेंगे जिसकी वेटेज है 3%। कभी कभार क्या होता है, एटम्स एंड न्यूक्लियर के जो ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन के जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स कंसेप्ट जो है वो मिक्स होते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर में। फिर इन दोनों के कभी कभार इन मैंने देखा कभी कभार पेपर्स में इन दोनों के मतलब कि कंबाइन क्वेश्चंस बने हैं। इसका एक कंसेप्ट, इसका आधा कंसेप्ट और क्वेश्चन फ्रेम किया गया। मीन्स कि ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एटम्स एंड न्यूक्लियर कभी कभार ये कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। वी कैन से वो क्वेश्चन किस मतलब आपको मैंने पहले ही कहा कि 4 मतलब पैटर्न होते हैं, मतलब 4 पैटर्न होते हैं। पहले डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, सेकंड एनसीईआरटी, थर्ड लॉजिकल एंड थर्ड क्रिटिकल। एंड वी कैन से अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा तो ड्यूअल नेचर रेडिएशन एटम्स एंड न्यूक्लियर से आ सकता है, क्योंकि इनके जो कंसेप्ट्स हैं वो मिलजुल के एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा, मिलजुल के एक क्वेश्चन वो निकालते हैं ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से और एटम्स एंड न्यूक्लियर से। मीन्स कि कभी कभार इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मिला के एक ही क्वेश्चन बनाते हैं। एंड अगर हम फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे जिसमें सेमीकंडक्टर, इंट्रोनिक कंडक्टर्स आते हैं, एक्सट्रोनिक कंडक्टर्स आते हैं सेमीकंडक्टर में। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लॉजिक गेट जो आते हैं आपके उसमें पूछे गए, कभी इस साल भी लॉजिक गेट एक पूछा गया था। लॉजिक गेट हर साल पूछते हैं, हर साल लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन आता है। या सेमीकंडक्टर्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी अच्छा मॉडर्न फिजिक्स का एक अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं। इसकी वेटेज अच्छी खासी है 9%, 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए हैं आज तक। आप एक काम करना, आप खुद भी एनालाइज करना, पिछले पेपर जो है 5 to 10 ईयर्स पेपर उनको एनालाइज किया करो अच्छे से। अप्रॉक्स फ्रॉम दैट आप देखा करो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उन्होंने किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, और उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस रहा करो। कि मैंने ये इसीलिए बनाया कि आपको ये पता चले कि किस चैप्टर से आज तक कितने क्वेश्चन आए, मुझे किस चैप्टर पे फोकस रहना है। एंड आफ्टर दैट मैं ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एक प्रोवाइड करूँगा, वो टेलीग्राम की लिंक होगी, आप उसमें ज्वाइन करना। एंड आफ्टर दैट मैं ये जो PDF है उसी ग्रुप में शेयर करूँगा।